Hello, students. A very warm welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs. Weekly current affairs ਦੀ ਸਾਡੀ class ਹੈ. So all the students who are watching us, Wednesdays ਨੂੰ morning ਚ usually ਅਸੀਂ ਇਹ current affair class ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 11 o'clock ਦੇ around. So you can attend any time live. ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ class ਦੇ ਵਿੱਚ 22nd to 28th ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ current affairs ਹੈ ਉਹ discuss ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, current affairs ਦਾ relevance ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. पूरे एग्जाम च क्वेश्चन इस तो आते हैं, तुसी डाटा एग्जाम्पल सब कुछ इतों यूज़ कर सकते हो. इसीलिए आप डिटेल च जेडे करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो आज काफ़ी टॉपिक्स है डिस्कस करने वाले. आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द डिस्कशन ताकि अपना टाइम सेव हो सके. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन दी एग्जाम्पल एक फेयर तो अपने सामने आई है विद द न्यू डाटा दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय ADR, that is Association of Democratic Reforms. ठीक है, this is a very important organization. ਇਹ time to time ਜਿਹੜੇ different issues है अपनी political setup which the issues that are there in the parliament, in MPs, MLAs, ਇਹਨਾਂ ਦੀ working which they keep highlighting these issues from time to time. Now अब ये latest report के साथ अपने आए हैं where they have judged that how MP and MLAs are involved in lot of crime against the women. ठीक है, सो ये डाटा बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए एग्जाम्स के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना. सो नाउ मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? सो इन्होंने पूरे जो जो देखो सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी किया हुआ है, हमारे जितने भी MP MLAs हैं उनको अपनी एफिडेविट्स फाइल करने पड़ते हैं, डिटेल्स देनी पड़ती है कि कितने क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट पेंडिंग है. तो वो सारे मिनिस्टर्स की, MPs एंड इवन MLAs का एफिडेविट्स को इन्होंने स्टडी किया एंड दे फाउंड आउट कि इंडिया में अभी करंटली 151 MP MLAs है जिनके अगेंस्ट हीनियस क्राइम्स के केसेस, विमेन के अगेंस्ट क्राइम के केसेस पेंडिंग है. राइट, सो दे हैव ऑब्जर्व्ड कि टोटल ऑलमोस्ट 151 MPs है जिनके अगेंस्ट केसेस पेंडिंग है एंड 15 उसमें से MPs हैं एंड 135 उनसे MLAs हैं. और अगर आप देखो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केसेस वेस्ट बंगाल के MP MLAs के अगेंस्ट हैं एंड पार्टी वाइज देखो तो सबसे ज़्यादा केसेस BJP पार्टी के लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट है. नाउ दिस इज़ अ वेरी वरीसम सिचुएशन क्योंकि ये सारे जो मिनिस्टर इन्होंने स्टडी की है ये बहुत सारे ग्रेव ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि रेप, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, किलिंग, सेक्सुअल हरासमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स दे आर इन्वॉल्व. ये सारा इंडेक्स दिया है इस एसोसिएशन ने टू शो कि कौन कौन से क्राइम्स में से सारे लोग इन्वॉल्व हैं. राइट ना, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कैसे आपको विमेन को बचाना है, आपकी कंट्री में इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं. इवन नाउ वी आर प्रोटेस्टिंग फॉर दी कोलकाता केस. कैसे होगा अगर आपके खुद के पॉलिसी मेकर्स आर देमसेल्व्स द क्रिमिनल्स, जिन्होंने खुद ऐसे क्राइम किए हैं. इसीलिए तो आप देखो वैसी स्टेटमेंट्स आती हैं जब आपके MP MLAs खुद कहते हैं लड़की को भैया बना लेना चाहिए था, राखी बांध देनी चाहिए थी, लड़कियों को सही ड्रेस पहननी चाहिए. ये स्टेटमेंट्स यही अनपढ़ गवार लोग देते हैं जो खुद ऐसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो इन जनरल यू कैन यूज दिस डाटा इन योर आंसर्स. ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ये जो 3-4 डेटा पॉइंट्स हैं. अब रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट किए जा रहे हैं कि इस चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. तो ADR क्या सजेस्ट करता है? 4 चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की है. फर्स्टली तो ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उनको डिबार कर दो, स्पेशली विमेन के केसेस के, वो फाइट ही नहीं कर सकते इलेक्शंस. सेकेंडली वोटर्स को अवेयर करो. अब आप ही लोग इनको नेता बनाते हो वोट करके, आपको खुद को नहीं पता, पब्लिक में इंफॉर्मेशन है कि ये इनके अगेंस्ट क्राइम्स है, व्हाई आर यू वोटिंग फॉर देम? तो ये इंफॉर्मेशन, ये अवेयरनेस वोटर में क्रिएट करनी है. देन पॉलिटिकल पार्टीज को ही टिकट नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनके अगेंस्ट सच हीनियस क्राइम्स आर देयर स्पेशली. राइट, एंड फाइनली जो भी इनके केसेस हैं ये पेंडिंग है. एक्चुअली इशू ये होता है कि ये प्रूवन नहीं है. हो सकता है किसी को गलत फ्लेम किया गया हो सकता है एक्चुअल कोई क्रिमिनल हो. तो वो कब डिसाइड होगा? जब केस सुना जाएगा. सो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होना, एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट द रिपोर्ट सेज. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी काम आएगा आपके आंसर्स एंड एसेज में. राइट, आगे बढ़ने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, पंजाब PCS या सिविल सर्विसेज में आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वी आर देयर टू असिस्ट यू. हमारे GS के फुल बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग
आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं. लाइव क्लासेस वी आर कंडक्टिंग एंड यू कैन अटेंड एंड गेट द बेनिफिट्स. सारे नोट्स and all the mentorship is designed by me. I have achieved a rank in Punjab PCS and I appeared for UPSC interviews also. So मेरी knowledge जो थोड़ा बहुत experience है वो आपको भी help कर सकता है to hone your preparation in a better way. ठीक है. मेंस के लिए आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है. ये करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस भी आपको मंथली बेसिस पे मिल जाती हैं. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. कंपोनेंट स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, स्टैट्स, पंजाब, ऐसी चीज़ें भी आपको हमारे पास मिल जाएंगी. इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी नीड्स, हमें इस नंबर पे आप कंटैक्ट कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके इस नंबर पे बता सकते हैं. वी विल हेल्प यू आउट फर्दर. ठीक है. सो फॉर बेस्ट बेनिफिट्स ज्वाइन विद अस इन दीज कोर्सेज सो दैट आपकी प्रेपरेशन एक सही डायरेक्शन में जाए. नहीं तो आप पढ़ते रहते हैं बट रिजल्ट्स की कोई श्योरिटी नहीं बन पाती. दैट इज बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड लैक ऑफ गाइडेंस. ठीक है. अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बांग्लादेश में बहुत बदलाव आ रहे हैं. एक रिसेंट एग्जाम्पल जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज ऑफ द वाटर डिस्प्यूट्स. अब देखो इंटर वाटर रिवर्स बहुत बहती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. 50+ रिवर्स है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं. अब इनके ऊपर डिस्प्यूट्स बहुत आते हैं. वन डिस्प्यूट इज वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट. सेकेंड डिस्प्यूट है इस पे जो डैम्स बने हैं वो ओवरफ्लो या किस टाइम पे उस पे से फ्लो छोड़ा जा रहा है. तो ये करंट इशू भी उसी से रिलेटेड है. देखिए त्रिपुरा में एक डैम जो बांध है उसकी वजह से ओवर फ्लडिंग हो गई है. अब वो डैम का पानी बांग्लादेश में भी पहुंचा और वहां भी फ्लडिंग हो गई. बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया वालों ने जान के डैम का पानी छोड़ दिया क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी. अपना एरिया बचाने के लिए उन्होंने पानी हमारी साइड पे छोड़ दिया. ठीक है. अब इंडिया इज सेइंग कि भाई बारिश ही बहुत हो रही थी, वाटर मैनेजमेंट के लिए ये किया गया. सो इस बात पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है. सो यू कैन जस्ट यूज दिस एज एन एग्जाम्पल. इसमें कुछ डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपको. You just have to use these latest event as examples in your answers. That is why this is important. ठीक है. That is why I covered. Next question is PM Modi's visit to Poland and Ukraine. So आप देखिए 45 years के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पोलैंड की तरफ विजिट कर रहा है. एंड सेकेंडली यूक्रेन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन्वॉल्व इन द ऑनगोइंग वॉर. तो इन दोनों जगहों पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे विजिट किया है. तो अब सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई डिड ही इवन विजिट दीज कंट्रीज. ठीक है. सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूक्रेन विजिट करने का क्या सिग्निफिकेंस है. फर्स्ट सिग्निफिकेंस देखो क्या है. इंडिया रशिया के साथ अच्छे टाइज मेंटेन करता है. इंडिया रशिया में अभी पीएम मोदी विजिट भी करके आए हैं. नाउ इंडिया डिड नॉट वांट कि यूक्रेन इस वजह से खफा हो या आपने पहले भी देखा था स्टेटमेंट्स आ रही थी यूक्रेन में से दैट वर नॉट वेरी शोइंग इंडिया इन अ वेरी गुड लाइट. सो बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस को बताने के लिए अब यहाँ भी विजिट की गई. ठीक है. सेकेंडली इंडिया ये भी शो करना चाहता है कि भाई हम तो ग्लोबल पीस मेकर्स हैं, हम ये वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं, यूक्रेन रशिया में समझौता कराना चाहते हैं. उसके लिए भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दैट टू शोकेस इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर. थर्डली सबसे बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो है डिफेंस इंडस्ट्री. अब वॉर चल रही है तो वॉर की वजह से जो फ़ायदा है वो सिर्फ बंदूकें, असला बारूद बनाने वालों को हो रही है. तो इंडिया भी ये फ़ायदा उठाना चाहता है. यूक्रेन ऐसी कंट्री है जिसको वॉर रिसोर्सेज चाहिए. इंडिया कैन बी वन सोर्स जहाँ से वो डिफेंस इक्विपमेंट्स ले सकता है. सो फॉर ऑल ऑफ दिस रीजंस इट इज़ कंसिडर्ड कि यूक्रेन की विजिट की गई बेसिकली बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग एक्ट. नाउ पोलैंड और यूक्रेन अगर आप ओवरऑल देखें इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम यहाँ विजिट कर रहे हैं. बिकॉज ओवरऑल यूरोप में इस एरिया की सिग्निफिकेंस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. इंडिया हैज़ बिन फोकसिंग मोर ऑन दी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऐसे कंट्रीज़ के साथ बहुत कॉन्टैक्ट रखता है. बट व्हाट अबाउट दी अदर यूरोपियन कंट्रीज़. सो उन रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस रीजन की इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस की वजह से ऑल्सो दीज इकोनॉमीज़ आर वेरी बिग इकोनॉमीज़ ऑल्सो. बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं. पॉपुलेशन यूरोप में वन ऑफ द लार्जेस्ट है. इनकी इकोनॉमी साइज़ भी अच्छा है. तो इनके साथ ट्रेड वगैरह भी आप अच्छे से कर सकते हैं. इंडिया को बेनिफिट होगा. इंडिया कैन एक्सपोर्ट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू देम ऑल्सो. कुछ रिसोर्सेज ले भी सकता है.
सो इस सब रीजंस की वजह से एक्चुअली इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दीज कंट्रीज। ठीक है, दैट इज ऑल इन ऑल। सो इसीलिए बहुत सारे पैक्ट्स भी हुए हैं, ट्रेड, कमर्स, इस सारे एरियाज में, कंट्रीज के बीच में, राइट। दैट इज ब्रीफली दैट यू नीड टू नो। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज रिटन, जो मैंने आपको बताया है। बाकी आप ये मैंने थोड़ा और एडिशनल कंटेंट दिया है बैकग्राउंड का रिलेशंस पे, वो आप पढ़ सकते हैं यू नो इन डिटेल व्हेन यू वांट टू। ठीक है जी, ज़्यादा मैंने आई एम नॉट डिस्कसिंग इट क्योंकि बैकग्राउंड ही है, यू कैन जस्ट रीड इट। करंट डेवलपमेंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नाउ डेथ इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सो अभी क्या हुआ, लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में, अगेन एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आंध्र प्रदेश में आपने ऑलरेडी देखा है स्टायरिन गैस केस हुआ विशाखापट्टनम में, जिसमें इतने लोग मरे। अब उसके बाद एक और बड़ा केस हुआ है वेयर अ फार्मा कंपनी एसेंशियाज के प्लांट में जो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है, राइट। 17 वर्कर्स हैव ऑलरेडी डाइड हेयर एंड बहुत सारे अभी इंजर्ड है। नाउ कंसर्न की बात है कि ये इंडिविजुअल केस नहीं है, एक दिन इसी दिन पे 10 और वर्कर्स को इंजरी हुई थी किसी दूसरी केमिकल फैक्ट्री में फायर इंसिडेंट के अंदर, इसी SEZ में, राइट। अब इससे ज्यादा भी आप देखिए, लास्ट ईयर ऑल्सो मैसिव एक्सप्लोजन हैपेंड इन दिस SEZ, जिसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स हुए, राइट। SEZ आई होप यू अंडरस्टैंड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनिया हुई हैं, या आंध्र प्रदेश की एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं, कंडीशंस की, राइट। अब देखो SEZ क्या होता है कि बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत लाइट कर देती है। जैसे कि अगर आप बाकी जगहों पे देखो, इंस्पेक्शंस वगैरह बहुत होती है, लेबर इंस्पेक्शंस बहुत होती हैं। अब लेबर इंस्पेक्शंस होने की वजह से करप्शन बहुत बढ़ जाती है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, रेगुलेशंस तो वो फॉलो नहीं करना चाहती, महंगी पड़ती हैं। इससे अच्छा तो वो जो ब्यूरोक्रेट आता है, इंस्पेक्टर आता है, उसको पैसे देते हैं। इसीलिए तो लोग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पैसा बहुत है, ठीक है। सो आप बहुत खाते हैं, तो वो एक्चुअली आते हैं, पैसा लेके जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ईज ऑफ बिजनेस इंडिया में कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने SEZs में क्या किया, ये इंस्पेक्शंस वगैरह बहुत लाइट की हुई हैं। लाइट इन द सेंस, जैसे कई कई एरियाज में तो इंस्पेक्शंस होती नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हो। जो लेस हजार्डियस इंडस्ट्रीज है, वहाँ इंडस्ट्री को खुद सेल्फ सर्टिफाई करना है कि हम ये रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, नीचे साइन करो। किसी दिन अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन होगी और वो नहीं हुआ तो आप पे केस चलेगा, समथिंग लाइक दैट। बाकियों पे भी जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज भी हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस नहीं हो रही हैं, रादर कुछ ईजियर वेज जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, राइट। ठीक है, उनमें इंस्पेक्शंस की एग्जेम्पशंस हैं, लाइट फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं, राइट। नाउ देखो, बिजनेस के लिए तो ये ज़रूरी है, इंस्पेक्शंस कम हो, ब्यूरोक्रेसी कम हो, करप्शन कम हो, दिस इज़ गुड। बट लेबर के लिए इस पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। द लेबर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इनको पता है कि यहाँ सेफ्टी ऑडिट्स नहीं होने हैं, यहाँ इंस्पेक्शंस नहीं होने हैं, तो वो क्या करती हैं, बहुत जगह पे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस, जिसकी वजह से ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो हम प्रेजेंटली इस फार्मा प्लांट में देख रहे हैं, राइट। सो ये केस सब उसके बारे में है, दैट हाउ यू बैलेंस ईज ऑफ बिजनेस विद लेबर सेफ्टी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सेफ्टी ऑडिट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। ऑब्वियसली करप्शन पे हमें चेक करना है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज पे चेक करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लेबर राइट्स हार्म हो। सो ये बैलेंस गवर्नमेंट को मेंटेन करना है, दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इजीली आ सकता है, इकोनॉमी में भी, साइंस में भी, राइट। तो इस आर्टिकल में सारा बैकग्राउंड दिया था स्पेस मिशंस का, आप इंपॉर्टेंट सारे स्पेस मिशन याद कीजिए। यहाँ पे वो सारे some major Indian space missions are mentioned, learn these missions, you can use them in your answers। आदित्य सन पे जा रहा है, चंद्रयान मून पे गया है, ऐसे गगनयान जो है जो ह्यूमंस को लेके जाएगा, इनसैट सैटेलाइट्स आर देयर, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स आर देयर। ऐसे बहुत सारे स्पेस मिशंस है जो इंडिया ने कंडक्ट किए हैं और फ्यूचर के लिए भी जो अभी पेंडिंग है, ठीक है। सो इनके बारे में आपको जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इवन प्राइवेट सेक्टर इज गेटिंग इन्वॉल्व और दो स्टार्टअप्स बहुत फेमस है, हमने बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स भी डिस्कस किए हैं, अग्निकुल और स्काई रूट, राइट। सो इनका नाम भी याद रखो।
अब ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है स्पेस सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि स्पेस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। सो अगर आप आर्टिकल ये स्टडी के बारे में देखें, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज जीडीपी बाय द स्पेस सेक्टर, एंड इसके साथ 96,000 जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय दिस सेक्टर, राइट, फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब अगर इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी की भी बात करिए, दैट इज मैक्सिमम इन दिस सेक्टर, 2.5 टाइम्स लेबर प्रोडक्टिविटी है इस सेक्शन में देन एनी अदर सेक्टर, एनी अदर वर्कफोर्स इन इंडिया, ठीक है। और 700 से ज़्यादा कंपनी स्पेस सेक्टर में एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ही हैं, यानी कि स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ रही है, राइट। और ये हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के थ्रू हम बहुत डाटा ले रहे हैं, नेविगेशन जो आप जीपीएस गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, देयर इट इज़ हेल्पिंग अस स्पेस टेक्नोलॉजी। देन लॉन्चेस, डिफरेंट जो मिशन सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होती हैं जो आपको डिफरेंट डाटा देती हैं, उसमें काम आती हैं, राइट। सो दिस सेक्टर, दिस स्पेस सेक्टर इज हेल्पिंग अस इन वेरियस वेज, स्पेशली 3 इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट करता है, दैट इज टेलीकॉम, जो आप फ़ोन पे बातें करते हैं वो इसी के थ्रू होता है, स्पेस सेक्टर ने फैसिलिटेट कराया है। अब ये टेली एजुकेशन जो आप ये हमारा यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, स्पेस सेक्टर ने फैसिलिटेट कराया है। सो आईटी इंडस्ट्री इज़ द सेकंड बेनिफिशियरी, एंड थर्ड इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे काम ईजी हो गए हैं, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, MOOCs आपने सुना होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोचिंग या क्लासेस के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट जो है लैंड मैपिंग कर रही है, रिसोर्स मैपिंग कर रही है, इस तरीके से गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉट, एंड दैट हैज़ ऑल बीन फैसिलिटेटेड बाय स्पेस सेक्टर। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्टर विच द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। दिस डाटा यू शुड नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडी सेबी। अब GS2 में रेगुलेटरी बॉडीज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो सेबी की रूल में अगर आपने एग्जाम्पल लिखनी हो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। करंटली सेबी ने क्या किया है, बिकॉज ऑफ फाउल प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स, दे ऑल हैव बीन बैंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो ये मतलब कोई भी कंपनी लॉन्च करके अब शेयर्स की खरीद बेच ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, रादर इन पे अब इंक्वायरी चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फ्रॉड केस या करप्शन केस या जो भी इरेगुलरिटीज़ के केसेस चलेंगे, राइट। सो वो केसेस में तो डिटेल में आपको नहीं जाना है, दैट इज ऑफ नो यूज़, आप सिर्फ एग्जाम्पल दिमाग में रखनी है टू राइट इन दी आंसर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंडियन एग्रीकल्चर ने अभी आगे चल के किन एरियाज पे काम करना है, ठीक है। सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट सम ऑफ द स्कीम्स जो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे PM किसान टू गिव सपोर्ट टू दी फार्मर, PM फसल बीमा योजना इंश्योरेंस सपोर्ट देने के लिए, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर टू प्रमोट मिलेट्स इन इंडिया, ठीक है। ऐसे इंडिया ने बहुत सारे, इवन दिस बजट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर। सो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम कर रही है, बट इंडियन एग्रीकल्चर में मेन इश्यूज क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं डाला गया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे पैसा नहीं डाला गया है। इंडियन एग्रीकल्चर में इशू क्या है, GDP में कंट्रीब्यूशन कम है बट वर्कफोर्स डिपेंडेंसी ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई पॉवर्टी या लेस इनकम इज़ मोर इन एग्रीकल्चर। सो ये आर्टिकल कहता है इन्हीं सब चीज़ों पे हमें वर्क करना है। कैसे? हमें एग्रीकल्चर में R&D बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन बढ़ाइए, फूड प्रोसेसिंग पे फोकस कीजिए, फूड एक्सपोर्ट्स पे फोकस कीजिए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जो वर्क फोर्स है उसको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, फार्मर को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो ये आर्टिकल बेसिकली इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। दिस इज़ वेरी आपने स्टैटिक में ही इसके बारे में इतना पढ़ा होगा, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल। एग्रीकल्चर का टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट इम्प्रूव्स बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस को यूज करना चाहती है इन दीज 3 सेक्टर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, डिफरेंट चीजें, जैसे जीएम टेक्नोलॉजी आप देखिए, क्रिस्पस जीन मॉडिफिकेशन वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स हैं दैट आर देयर, एंड नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज दैट टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, टू मेक द इन्वायरमेंट सस्टेनेबल, ताकि इन्वायरमेंट के इश्यूज, क्लाइमेट चैलेंज के इश्यूज को मीट किया जा सके, सस्टेनेबल लिविंग हो सके, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके कंट्री में, राइट। दिस स्कीम इज ह्यूजली ह्यूजली इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका थोड़ा देख लीजिए। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूज़ की जाएगी। मेन 6 एरियाज है जो इस पॉलिसी के अंडर फोकस किए जाएंगे। वो एरियाज क्या है, जैसे कि क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर क्रिएट करनी है, हमें एग्रीकल्चर में ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं दैट आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल वे में हो, इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब आप देखते हो बहुत जगह पे इंडोर फार्मिंग होती है, जहाँ पे आर्टिफिशियल या बायो रिसोर्सेज के यूज से क्रॉप्स की ग्रोथ होती है, ऐसे इनोवेशंस हमें और चाहिए, ठीक है। कार्बन कैप्चर कैसे की जाए, इन्वायरमेंट में जो एक्सेस कार्बन है उसको कैसे कैप्चर किया जाए, मरीन एंड स्पेस रिसर्च को कैसे यूज किया जाए, प्रिसीजन बायोथेरोपेटिक्स, कैसे सर्जरीज वगैरह या ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं, ये लेस इन्वेजिव होती हैं, ब्लड फ्लो लॉस ज़्यादा होता है, कम होता है, और हीलिंग वगैरह जल्दी होती है पेशेंट को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट प्रोटीन्स एंड फंक्शनल फूड्स, ऐसे फूड्स जैसे बायोफोर्टिफिकेशन की आप बात करते हैं, फॉर एग्जांपल बायोफोर्टिफिकेशन, ये सब उसी का फैंसी नेम्स हैं, हम ये सब कर तो रहे हैं, अब उसके लिए पॉलिसी बना दी बस इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और कुछ नहीं है। हाई वैल्यू बायो वेस्ट केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स, एंजाइम्स बनाने हैं जो कि फ्यूचर में काम आ सके, राइट। सो ये 6 थीमेटिक एरियाज रहेंगे, फोकस एरियाज इस पॉलिसी के, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। पॉलिसी के फीचर्स क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करेगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लिविंग पे वर्क करेगी ताकि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो, जॉब क्रिएशन पे फोकस करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेगी, यही तो इसकी मेन थीम है, ऑब्वियसली यही सब है। सो दैट इज देयर, ग्रीन ग्रोथ हो जितनी भी ग्रोथ है, ठीक है जी, दैट इज मेनली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कवर करना है, मेंस एसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए पोलैंड, अब पोलैंड में उन्होंने बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो के मेमोरियल मॉन्यूमेंट पे भी विजिट किया, अब इस पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो ये आपको पढ़नी है, इटली या एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और यहाँ पे इंडियन और पॉलिश सोल्जर्स जो है एक साथ लड़े थे, दैट इज वाई दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो थोड़ा कंटेंट इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसे बैटल ऑफ रोम भी कहते हैं, इसमें 4 मेजर मिलिट्री इंगेजमेंट्स हुई थी बिटवीन एलाइज एंड दी जर्मन फोर्सेस, इटली इसका बैटल ग्राउंड बना था, राइट। सो इन चारों का रिजल्ट यही था कि जर्मनी वॉज डिफीटेड फ्रॉम इटली एंड थ्रोन आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ही यूनेस्को ने ये गाइडलाइंस लिखी थी कि जब वॉर्स होंगी ना, तो जो वॉर में इन्वॉल्व कंट्रीज हैं वो हेरिटेज साइट्स को डैमेज नहीं करेंगी, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस बैटल इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, मर्शियागंडी रिवर, अब इसमें क्या है, नेपाल की एक रिवर है, तो आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा एक इंडियन ट्रैवलर्स की बस थी नेपाल में जो ट्रैवल कर रही थी, वो इस रिवर में गिर गई है एक्चुअली। सो इसलिए इस रिवर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना ये नेपाल की रिवर है, 150 किलोमीटर्स की ही रिवर है, इस पे काफ़ी सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जस्ट बेसिक, लेस लाइकली टू बी आस्क्ड, पर पता होना चाहिए। देन मिशन रूमी, अगेन स्पेस के सेक्टर में ये सिग्निफिकेंट मिशन है, तमिल की एक स्टार्टअप ने ये स्पेस सेक्टर में किया है मिशन। इसमें है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यहाँ इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया गया है, इस रॉकेट का नाम है रूमी 1, राइट। सो इसको टेस्ट किया गया सक्सेसफुली, दैट इज व्हाट इज मिशन रूमी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसयोन इंडिया नाम की कंपनी जो कि चेन्नई बेस्ड
कंपनी है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है, वहाँ पे इन्होंने ये कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बनाया। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये रीयूजेबल है, ठीक है। सो रॉकेट यू कैन रीयूज अगेन, दैट इज़ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा इसको पढ़ लेना, हाईली क्वेश्चन हाई पोटेंशियल है इसमें से, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आपको फ्यूचर में कोई डाउट है, क्वेरी है, आप प्रेपरेशन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू असिस्ट यू, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।